गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 1 अगस्त 2023 और उससे पहले हम द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं अपना एक PYQ जो कि हमारा रूटीन चला रहा है कि अब तक हमने 12 PYQ को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है विद अ पैटर्न ऑफ न्यू एंड ओल्ड पैटर्न। सो इसमें हमारी ये 2020 वाला PYQ है, क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज ए, क्योंकि इजीली आपको अच्छी तरीके से कहीं भी इसकी आंसर की अवेलेबल हो जाए, सो इसलिए मैंने सीरीज ए उठाई है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है अपना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन। जब भी डिफाइन वर्ड आ जाए ना, कान एकदम खड़े बढ़िया वाले, और डिफाइन का मतलब है मोस्टली क्वेश्चंस गलत है। इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन द टर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। इतना कहाँ डिफाइन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन? अगर इतना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करने लग गया ना तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। तो इट्स ए क्लियर कट, इट्स नॉट ए आंसर। आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी। यानी कि सिटीजन की लिबर्टी को क्या करता है, वो सेफगार्ड करता है फॉर द and provided judicial review and to preserve the idea on which the constitution is based. Not, it's a not, judicial review not provided, so it's a wrong। ठीक है। सो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लास्ट में और डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगर आपको पता है इसका आंसर तो देन कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा, अदरवाइज लास्ट में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश और करेंगे। आगे चलते हैं। वैसे तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है ना, बट और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। देखते हैं क्या है ना। न्यूज खबरों में क्या रहा है 31 जुलाई 2023 को, तो देखते हैं अपना प्रीलिम्स करंट। ओके, सो फ्री, पहला क्या है हमारा, पहला है फ्री मूवमेंट रिजिम्स, यानी कि FMR। ये एग्रीमेंट हुआ है, किसके बीच हुआ है? पहले तो आपको इतना याद करना है कि FMR जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार। क्लियर है, इतना आपको समझना है। अब क्या हुआ है कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो लगभग 16 किलोमीटर के दायरे में एक, यू कैन से दैट वन कंट्री टू अनदर कंट्री, म्यांमार एंड इंडिया, वो क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, है ना, आ जा सकते हैं एंड देन स्टे भी कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग है, देखते हैं क्या है बिटवीन ये फ्री मूवमेंट रिजाइंस, यानी बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार गवर्नमेंट के बीच में हुआ है। इंडिया एंड म्यांमार स्पैन अक्रॉस फॉर द स्टेट, कौन कौन सी हैं? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया की 4 स्टेट्स हैं जहाँ पर आप ट्राइब्स, जो ट्राइबल्स पीपल हैं वो आ जा सकते हैं। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। व्हाट्स एम, इसका एम क्या है? अलाउ ट्राइब्स लिविंग अलोंग द बॉर्डर ऑन आइदर साइड टू ट्रेवल अप टू 16 किलोमीटर की रेंज से विदाउट वीजा। यानी कि 16 किलोमीटर की रेंज पे उनको कोई भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पे? म्यांमार एंड इंडिया के बिटवीन। क्लियर है यहाँ तक? बस इतना समझना था। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, यू कैन से दैट IIM। इसको अमेंडमेंट किया गया है 2023 में। तो क्या इसमें दिया गया है? अमेंड क्या है? अमेंड है IIM एक्ट 2017 प्रेसिडेंट एज द विजिटर। यानी कि 2017 वाला था ये, इसको अमेंड करके कब 23 में क्या कर दिया गया? इसमें विजिटर के रूप में कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा ऑफ द ईच IIM इन द कंट्री। इन कंट्री में जितने भी IIM हैं उनमें विजिटर के रूप में कौन वर्क करेगा? प्रेसिडेंट। चेयरपर्सन जो होंगे टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर, यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर जो चेयरपर्सन होंगे ऑफ द IIM नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब इनको नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। तो पहले आपको ये समझना है विजिटर के रूप में कौन आए? प्रेसिडेंट। अब जो चेयरपर्सन होंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर के, बोर्ड ऑफ गवर्नर जो किसका होगा? IIM का, उसके उसको नॉमिनेट करने का काम किसका होगा? प्रेसिडेंट का। यहाँ तक क्लियर कट है। आगे अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर ऑफ द IIM, ठीक है, आउट ऑफ द लिस्ट, ये लिस्ट से बाहर होंगे। ऑफ द नेम, इनको रिकमेंडेड किसके, ये इसको रिकमेंडेड किया जाएगा सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, ठीक है, टू बी कॉन्स्टिट्यूस्ड बाय द बोर्ड। इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? बोर्ड करेगा। तो आप देख रहे हैं सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड किया जाएगा डायरेक्टर जो होंगे IIM के, और उनको वो आउट ऑफ लिस्ट होंगे। क्लियर है? और चेयरपर्सन जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर के होंगे उनको IIM, जो IIM है उनको नॉमिनेट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, और डायरेक्टर को सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। इसरो एंड जाक्सा ये दो मिलके क्या बना रहे हैं, देखने की कोशिश करते हैं। एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट नेविगेशन, लूनर एक्सप्लोरेशन, और एशिया पैसिफिक रीजनल स्पेस एजेंसी फोरम, यू कैन से दैट APRSAF। क्लियर है? इन चीज़ों को वो डेवलप कर रहे हैं।
आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी ई एल आ जाए या तो ई एल कह लो, ई एल बोले तो एलिफेंट एंड, सॉरी ई टी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ई एल नहीं है, ई टी है ना। ये ई टी कब भी आ जाए ना, ई टी तो आपको छोड़ना ही नहीं है भाई। ईटी तो आपके लिए यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईटी बोले तो एलिफेंट एंड टाइगर्स, तो ये क्या है देखने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर्स एंड एलिफेंट डिवीजन, एक्चुअली में इनको मर्ज करने की बात की गई है। तो प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट, ठीक है, इनको किसकी बात करी गई है, मर्ज करने की बात की गई है। तो देखने की कोशिश करते हैं क्या है, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट डिवीजन को अगर मर्ज किया जाएगा तो उसको देखेगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यू कैन से दैट MOEFC, क्लियर है। अच्छा, इसको हेड किसके द्वारा किया जाएगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कि ADGF। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर विल हेड द स्टाफ ऑफ बोथ डिवीजन, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट का जो भी दोनों डिवीजन है, इनका जो स्टाफ का हेड होगा वो कौन होगा, प्रोजेक्ट टाइगर इसको हेड करेगा, ठीक है। और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट, क्लियर है। तो कुल मिला के ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दोनों डिवीजनों में अगर उनके स्टाफ को और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ जो फॉरेस्ट होंगे वो आपके किसके होंगे, प्रोजेक्ट टाइगर के। अब थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट को देख लेते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चंस बना था कि पहले प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर आया या फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। क्या होता है ना कि यूपीएससी आपसे यस और नो में और पूछना शुरू कर दिया। यस और नो का मतलब सीधा सीधा सा है कि आपको इतना पता है कि फर्स्ट कौन लास्ट कौन, यस ये है या नहीं। तो प्रोजेक्ट टाइगर सीधी सी बात है ये आपका पहले आया था 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, 1992 में। 1992 याद रख सकते हैं, हालांकि मेरा जन्मदिन है। चलिए कोई नहीं, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका टाइगर आया, फिर उसके बाद क्या आया, एलिफेंट, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि MOEFC, ठीक है। दोनों ही यही मिनिस्ट्री है दोनों की, इसलिए इनको मर्ज करने की बात कही तब ये मिनिस्ट्री आई। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करेंगे तो ये 1992 में आया, क्लियर है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नॉट ए सेक्टर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब है इसमें गवर्नमेंट का कुछ शेयरिंग रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्लियर कट है यहाँ तक। तो क्या समझना है आपको, प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की। और इसी तरीके से वो भी है, बट इसको आपको फर्स्ट एंड सेकंड में याद रखना है, TE। और ये वाली तो जब भी आपका आए ना तो उसको आपको छोड़ना ही नहीं है, ET का हो या TE का हो, टाइगर एलिफेंट का हो, कुछ भी हो। आगे देखते हैं, बॉडी देखने की कोशिश करते हैं। बॉडी, द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड and endangered species of wild fauna and flora, you can see that sites, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, स्विट्जरलैंड में, ठीक। स्टेबलाइज कब हुई, 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर आया। फोर्स कब, ये कब कैंप फोर्स कब, 1975। इसका सेक्रेटरी की बात करेंगे तो उसको सेक्रेटरीट को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय द UNP। तो साइट्स के सेक्रेटरीट को यू कैन से दैट, या फिर साइट्स को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय द UNEP। इसका एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ साइट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो नाउ, इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इन द स्पेसिमेन यानी जो नमूने हैं किसके, वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स के, डज नॉट थ्रेट द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज, मतलब ये थ्रेटेंड नहीं है अगर हम इनको इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं एनिमल या प्लांट्स को, तो डज नॉट सर्वाइव ऑफ द थ्रेट्स। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं लीगली बाइंडिंग। तो ये से लीगली बाइंडिंग है क्या, साइट्स। अब तक हमने क्या पढ़ा था लीगली बाइंडिंग में, देखिए रोटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, साइट्स, ये तीनों हमारे क्या है, लीगली बाइंडिंग, मतलब इनकी बात को आपको मानना ही पड़ेगा। नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉ, बट लेकिन ये नेशनल लॉ के अंतर्गत नहीं है। मेंबर कितने हैं, 184 पार्टी हैं। इंडिया इसका पार्टी है, यस इंडिया इज अ पार्टी ऑफ साइट्स। तो लीगली बाइंडिंग में अब तक हमने तीन पढ़े, रॉटरडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, और हमारा एक और पढ़ लिया अभी, और हमारा एक और रहा साइट्स, जो ये भी हमारा लीगली बाइंडिंग है। अब तक आपने क्या देखने की कोशिश की कि देख रहे हैं आप किस तरीके से हम क्वेश्चनों को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से हम करंट अफेयर को लिंक कर रहे हैं आपके स्टैटिक पोर्शन से, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का, एसएससी सीजीएल का हो, यू कैन से दैट अदर आपका स्टेट पीसीएस का हो। तो अब आप इसमें क्या है ना कि जैसे वीकली अपना करंट अफेयर आता ही है पीसी का, तो कुछ भी अगर आपका द हिंदू, पीआईबी या फिर इंडियन एक्सप्रेस का छूट जाता है ना, तो वो हम कवर कर लेते हैं किसके थ्रू, वीकली जो हमारा करंट अफेयर आता है
पीसी का। तो वीकली करंट अफेयर भी आप जाके देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। और द हिंदू न्यूज़पेपर में मणिपुर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, ऐसी वायलेंस हुई है। वायलेंस एक्चुअली में क्या हुआ ना था कि जो 3 मई का डेट है ये अगर कहा जाए तो बहुत ही इसको अपमानीय दिवस के रूप में मतलब बोला जा सकता है। रीजन क्या है? एक काला दिन है ना, काला दिवस। रीजन क्या था उसमें? ये कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, वही कहानी है। देखिए ये भी अपने जो है सीजीआई, उन्होंने यही बात कही थी। व्हाट वर द पुलिस डूइंग फ्रॉम द 4 मई, 4 मई है ना, 4 May to May 18, the incident come to light involving three women parade naked in the uh, presence of mob. At least two of them were raped. इनके साथ दो के साथ रेप हो गया। What were the police doing for 14 days? पुलिस क्या कर रही थी 14 दिनों तक? कहानी क्या थी? स्टोरी क्या थी? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? उस दिन हुआ क्या था? थोड़ा सा मैं उसको बताने की कोशिश करूँ आपको कि एक्चुअली में क्या हुआ था कि कुकी और मैती के बीच जब फाइट शुरू हुई तो किसी ने, ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, हालांकि मैंने कल भी बताया था, उससे पहले भी मणिपुर की जब भी न्यूज आई थी तब भी मैंने कवर कराने की कोशिश की थी, क्योंकि ये फोर्थ, ये मई 4 वाला है ना, जब जब ये मई 4 आता है तब तब मुझे ये आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना पड़ता है ना। तो इसलिए कोई इसको ये ना सोचे कि सर बार बार बता रहे हैं, उसका रीजन ही यही है कि बार बार वो रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी न्यूज स्टूडेंट है उनको पता चल जाए। एक्चुअली में क्या हुआ था कि मैती समुदाय में किसी ने ये वाली खबर पहुंचा दी जाके कि भाई कुकी लोग मिलके क्या कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं एंड देन मर्डर कर रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं हमारे घरों में। तो मैती समुदाय इकट्ठा हुआ और उन लोगों ने भी कुकी समुदाय पे आक्रमण कर दिया। और उसमें से एक जो फैमिली थी उसमें से 3 वुमेन्स थी, 2 मेंस थे, उनमें बाप बेटा थे, यानी फादर एंड डॉटर, वो सॉरी सन, उन दोनों को इन लोगों ने मार दिया। एंड फाइनल जो 3 वुमेन्स बची थी, एक के साथ रेप, दो के साथ रेप कर दिया और उनमें से उनको पहले नेक्ट मार्च कराया, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग है ये, क्या है, क्या कहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन, यानी कि लगभग 6000 एफआईआर हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मणिपुर गवर्नमेंट से कि भाई हमें कंप्लीट विश्लेषण चाहिए, ठीक है। 6000 एफआईआर होगा। अब आप सोच रहे हैं लगभग मणिपुर में जो वायलेंस हुआ उसमें 6000 क्या हुई हैं, एफआईआर हुई हैं। और अपने सीजीआई जो है उन्होंने, देखिए आप देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट है उसको। हालांकि मैं, मेरी बात को कोई मैंडेट ना करे, एक्चुअली में क्या है ना, अपने सीजीआई को उसमें इंटरवेन करना पड़ रहा है इन अ केस ऑफ मणिपुर। सो उन्होंने यही बात कही कि भाई जो 6000 है ना, 6000 एफआईआर उनका कंप्लीट मुझे क्या चाहिए, विश्लेषण चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट मंडे सेड दैट इट नीडेड अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, यानी कि कंप्लीट विश्लेषण चाहिए ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 6000 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, यानी यू कैन से दैट एफआईआर द मणिपुर गवर्नमेंट इज सेड टू हैव रजिस्टर्ड ड्यूरिंग, कब ये मणिपुर गवर्नमेंट ने एफआईआर की थी, कब की थी, registered during the ethnic classes state, including the case of murder, rape, arrogance, crime against the women and burning of village home and place of worship, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 जज की बेंच है, हेडेड बाय द, इसको हेड कौन कर रहा है, सीजीआई, ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़, ये आपको पता होगा। ये सरप्राइज्ड हो गए टू फाइंड द सेंटर एंड स्टेट ग्रुपिंग इन द डार्क ऑफ फैक्ट अबाउट क्राइम्स विच आर द पब्लिक नॉलेज रिपोर्टेड वाइडली इन द नेशनल मीडिया। द कोर्ट वाज शॉक्ड, समझ रहे ना आप। तो यानी कि ये क्या है आपका, इस तरीके से रिपोर्ट मांगी गई है मणिपुर गवर्नमेंट से कि भाई आप जो भी है, जो एफआईआर हुई है उनको हमें प्रोवाइड कराइएगा, ओके। तो इसमें आपके लिए पढ़ने के लिए क्या है, प्रीलिम्स के लिए आपके लिए ट्राइब्स, ठीक है। ट्राइब्स आपको अच्छी तरीके से देख लेनी है, कुकी मेती एंड, हालांकि मैंने ये ट्राइब्स वाला मैप कल भी शेयर किया था, उससे पहले भी शेयर किया था, तो आप लास्ट वाली वीडियो को गो थ्रू कर लेंगे, आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं एक बार और उसको कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे। टू होम्स गार्ड्स अमॉन्ग 3 इन क्लेस इन हरियाणा, कि ये क्या है ना कि इंडिया में अब ये आए दिन कहीं ना कहीं क्लेस हो ही रही है, चाहे बिटवीन द कास्टिज्म को लेके, आरक्षण को लेके, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई हैं जैसे बॉर्डर अदर कंट्री टू, जैसे अभी सीमा हैदरयान जो खान वाली कहानी है, इसमें भी कई क्लेसेस हुई हैं बिटवीन। सो यहाँ पे क्या है, 2 होमगार्ड अमॉन्ग 3 किल्ड इन क्लास हरियाणा। क्या हुआ था एक्चुअली में, जो ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा है, ठीक है, वो विश्व हिंदू परिषद ने मंडे को निकाली, तो उसी में 2 ग्रुप आपस में ही भिड़ गए और उनमें आपस में फाइट हुई, उनमें से 2 होमगार्ड और 3 जो है डेथ हो गई, ठीक है। तो अपने लिए इसमें से कुछ था नहीं प्रीलिम्स के निकालने के लिए, प्रीलिम्स के लिए जो होता है उसको मैं डेफिनेटली निकलवाता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर हम आगे मिलता है, मैं एक, एक बिल आया है, बिल जो है वो आज टेबल होगा, हालांकि पता चल देखेंगे आगे क्या होता है। डेली सर्विस बिल लाइकली टू बी टेबल टुडे इन लोकसभा। लोकसभा में क्या होगा कि डेली सर्विस बिल जो है
वो आज टेबल होगा, तो इसलिए अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि देखेंगे इसको हम। बट हमें इतना समझना है कि एक्चुअली में बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है, इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या रहता है, इन केस ऑफ अगर यूटी का है तो क्या रहता है। तो हमें इसको समझने की जरूरत है। अच्छा क्या हुआ है, थोड़ा सा इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। क्या है, द बिल टू रिप्लेस द दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ट्यूसडे, आज होगा, है ना। आज देखते हैं क्या आता है कल रिजल्ट। द गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 कौन सा है, ठीक है। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 सी सिक्स टू डिजाइनेटेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर एज द अथॉरिटी, यानी कि एलजी के पास क्या होगी, अथॉरिटी होगी, with a final say on the posting and transfer of all bureaucrats. Bureaucrats you can say that's a IAS officer and IPS IRS सर्विंग अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट। ये किसके, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, सर्विंग कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी किसके पास हो जाएगी, एलजी के पास हो जाएगी। तो ये टेबल होगा, आज देखते हैं क्या आता है इसमें निकल के। बट अपने लिए जो निकालने के लिए है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बिल का, वो देखने की कोशिश करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल to give effect to the intent and purpose behind the provision of the article 239 of the constitutions, यानी कि 239 ए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी आर्टिकल्स है, उसके प्रोविजन को यू कैन से दैट इट्स ए पर्पज, है ना। सो नाउ अब ये टेबल हुआ है ट्यूसडे को, तो देखते हैं क्या होता है। बट हमें इसमें से पॉलिटिकली पढ़ना क्या है, हालांकि मैंने इसको एक बार पढ़ा दिया है, बट जो फ्रेशर है उनका ये फर्स्ट बार होगा, बट जिन्होंने पढ़ रखा है उनका एक बार ये रिवाइज हो जाएगा। तो देखते हैं प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट क्या होता है। प्रोसीजर आर्टिकल 368 क्या कहता है, द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेट डाउन इन आर्टिकल 368 इज फॉलोज, ठीक है। क्या क्या है 368 में, अगर मान लीजिए किसी भी अमेंड करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इनिशियली उसको स्टार्ट करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन बिल पर्पज आइदर किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, ठीक है, लोअर या अपर हाउस में। बट स्टेट लेजिस्लेचर में आपका वो इनिशिएटेड नहीं होगा क्या, कोई भी अमेंडमेंट है, पहले आपको इतना समझना है। तो जो अमेंडमेंट करना है आपको, तो कहाँ पे लेके जाएंगे आप, पार्लियामेंट में, किसी भी लेजिस्लेचर में नहीं लेके जाएंगे, कोई तो नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय द मिनिस्टर ऑफ और प्राइवेट मेंबर। अब ये नहीं है कि मिनिस्ट्री करेंगे इसको, नहीं, इसको इंट्रोड्यूस कौन भी कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की कोई भी प्रायर, यानी कि पहले, प्रायर का मतलब है फर्स्ट प्राथमिकता प्रेसिडेंट को दी जाए, तो उसके कोई भी प्रायोरिटी की यानी परमिशन की जरूरत नहीं होती, किसकी, प्रेसिडेंट की। तो दो पॉइंट आपने समझ लिए, पार्लियामेंट में होता है इंट्रोड्यूस, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता, और प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, मिनिस्टर कर सकते हैं या प्राइवेट मेंबर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, द बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाई स्पेशल मेजोरिटी से, जो बिल होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा दोनों हाउसों में, अपर एंड लोअर, नॉट अ लेजिस्लेचर। इजीली इसको समझ लेना, दैट अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, मेजोरिटी 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब देखिए क्या है आगे, ये जो मेजोरिटी है टोटल मेंबरशिप की, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए आपकी, 2/3 होनी चाहिए। भाई स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी आपकी कैसी होगी, 2/3 होगी, उसमें से भी आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा। आगे देखते हैं, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, और हर हाउस को जो बिल पास करना पड़ेगा वो कैसे करना पड़ेगा, सेपरेटली करना पड़ेगा। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू हाउस, दोनों हाउसों में अगर डिसएग्रीमेंट होता है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द होल्डिंग जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस, तो जॉइंट सिटिंग की कोई भी यू कैन से दैट प्रोविजन नहीं है कि उनकी जॉइंट सिटिंग होगी। मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया, डिसएग्रीमेंट है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस में कोई भी बिल गया, ठीक है, तो उसमें जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर फेडरल का केस है, फेडरल मतलब संघ, संघ का केस है, तो हाफ ऑफ द स्टेट, वो भी कैसे, सिंपल मेजोरिटी से। तो अभी आपने क्या समझा, स्पेशल मेजोरिटी आपकी ईच हाउस से, बट अगर फेडरल आ गया, फेडरल आने से आपकी सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी, वो भी हाफ ऑफ द स्टेट प्रेजेंट एंड वोटिंग। आगे क्या है, आफ्टर, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय द हाउस द पार्लियामेंट रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर वेयर नेसेसरी दिस विल प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द फॉर द असेंट। अगर मान लीजिए अगर ये पास हो गया दोनों हाउस के द्वारा, और उसको रेटिफाई कर दिया किसने, स्टेट लेजिस्लेशन ने, तो जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट को क्या देनी पड़ेगी, अपनी असेंट देनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या लिखा है आगे, 7th पॉइंट ये है, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, वो उसको अपनी असेंट यू कैन से दैट अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी, मस्ट गिव। ही कैन नाइदर विदहोल्ड हिज असेंट, वो अपनी
जो सहमति है उसको होल्ड नहीं कर सकता और ना ही रिकंसीडर कर सकता है। बस आपको इतना समझना है कि बाउंड हो जाता है इसमें, बाइंडिंग हो जाती है असेंट किसकी, प्रेसिडेंट की, कि उसको न तो वो उसको रख सकता है अपने पास, विद होल्ड कर सकता है, और ना ही रिकंसीडर के लिए भेज सकता है। आगे क्या है, आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट, प्रेसिडेंट के असेंट के बाद द बिल बिकम एन एक्ट, बिकम बिल क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अमेंड द अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ एक्ट। तो समझ गए आप। अच्छा, तीन प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंड करने के, क्या है, अमेंड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, अमेंड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी से भी कर सकते हैं, अमेंड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफाई बाय हाफ ऑफ द स्टेट, और उसको स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, इस तीन तरीके से आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी आपको समझ गया होगा। आज ये टेबल है तो टेबल के लिए हमें ज़्यादा नहीं समझना था, बस इतना समझना था कि एक्चुअली में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी एलजी हैं, उनके उनको ऑथराइज्ड मिल जाएगी कि वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पोस्टिंग एंड सर्विस को लेके। ओके, सो आगे देखते हैं। अभी कुछ एज सच, अब देखिए अभी इसको हम बाद में देखेंगे एडिटोरियल को, उससे पहले हम आ जाते हैं, क्या है हमारा, ठीक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इम्परेटिव्स। अब देखिए क्या है, ये कहानी क्या है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्चुअली में इसको क्यों लाया जा रहा है, नेट जीरो जो व्हीकल्स हैं उससे जो भी आपका कार्बन या जो भी चीज़ें निकलती हैं उनको नेट जीरो करने के लिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का फ़ायदा क्या है, कई सारे फ़ायदे हैं, कई कई सारे इसके प्रोज हैं, कई सारे इसके कंसर्न हैं। प्रोज और कंसर्न की बात अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो प्रोज क्या है, देखिए आपका इतना हमें फ्यूल की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल आता है, अगर हमारा ईवी आता है, तो हमें इतना फ्यूल्स की आवश्यकता नहीं होगी। फ्यूल्स फ्यूल्स यू कैन से दैट, वैसे भी फ्यूल हम जहाँ से मंगाते हैं वहाँ थोड़ा सा हमें अभी वीक पॉइंट मिल रहा है, तो उसकी एक आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा क्या रीजन है, फास्ट चार्जिंग होगी। ठीक है। तीसरा और भी इसके प्रोज हो सकते हैं, जैसे यू कैन से दैट इससे क्या होगा कि जो हम बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट में हमने बात की थी टेम्परेचर को 1.2 डिग्री सेल्सियस से कम करने, बिटवीन दी 2 एंड 1.2 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखने की, तो वो भी बैलेंसिंग होगा बाय दी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से। ठीक है। और इसके कंसर्न की बात करेंगे तो बहुत सारी कंसर्न एक्चुअली में क्या होता है ना, कि जब आप जो आपकी फोर व्हीलर्स है ना, तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है और आपकी एक पेट्रोल या डीजल वाली व्हीकल्स हैं, अगर आप उसकी कंपैरिजन की बात करते हैं तो उसमें कंसर्न ये है कि इसमें जो इंजन इंजन की बात करेंगे आप, तो इतना लोडिंग नहीं ले पाता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला इंजन, और जो एज कंपैरिजन टू दी पेट्रोल एंड डीजल कार इंजन, यू कैन से दैट। ठीक है। सो ऐसे कई सारे इसके प्रोज एंड कंसर्न है, बट हमें समझना है कि एक्चुअली में हमारे पास क्या है, व्हाट इज अ नेट जीरो व्हीकल्स। तो नेट जीरो फॉर अ व्हीकल इंक्लूडिंग इमिशन एट द बोथ दी टेल पाइप, टेल पाइप का मतलब होता है जो गाड़ी के पीछे आपने एक साइलेंसर देखा हुआ, ठीक है, ऑफ द व्हीकल एट द पावर प्लांट्स। ठीक है। तो नेट जीरो फॉर द व्हीकल, अब उससे क्या निकलता है, इमिशन जो निकलते हैं, ठीक है, तो पावर प्लांट हो या फिर जो उसका टेल पाइप हो, इन दोनों टेल पाइप जो व्हीकल्स में होता है और पावर प्लांट, समझे, इन दोनों से क्या निकलता है, जो भी इमिशंस होता है उससे हमें क्या मिलेगा, राहत मिलेगी, मतलब वो नेट जीरो होंगे। मेकिंग व्हीकल नेट जीरो रिक्वायर कटिंग इमिशन फ्रॉम बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग व्हीकल्स। ठीक है। तो इन नेट जीरो का मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या भाई इसमें इमिशन जो है आपका वो कैसा होगा, नेट जीरो होगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ईवी, ईवी कितने टाइप के होते हैं उनको देखने को होते हैं। एनी व्हीकल प्रोपेल्ड बाय द इलेक्ट्रिकल ड्राइवेटन टेकिंग इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम अ पोर्टेबल, कहाँ से मिल रही है, हमें पोर्टेबल से मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो डेफिनेशन है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, क्या है कि भाई हमें मान लीजिए इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही है, ठीक है, फ्रॉम द पोर्टेबल्स, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स मिल रही है, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल व्हीकल। हाइब्रिड की बात करेंगे, इन अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड इंटरनल कंबसन इंजन यानी आईसीई इज यूज्ड। अब आपको इतना समझना है कि आईसीई जो इंजन है ना वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज होता है। अब हाइब्रिड, अच्छा, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर अ स्मॉल बैटरी टिपिकल वन, कौन सा जो टाइपिकल है आपका 1 to 5 किलो वाट हर्ट्ज is used in a hybrid electrical vehicle is an energy buffer to store the electricity। अच्छा, ये क्या करेगी, स्टोर करेगी किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा, ओके। तो आप इसमें समझ पा रहे हो कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या होता है। देखिए ये है आपका जो चार्जिंग वाला प्रोसेस है, इस तरीके से हुआ करेगा। जैसे अभी क्या होता है ना कि चार्जिंग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इस तरीके के प्लांट लगाए जाएंगे और
यहाँ पे जैसे आपकी गाड़ी जब भी आपको इसको चार्ज कराना है, देन यू गो इन दिस प्लांट्स। सो अच्छा, ओके। तो अभी इसमें मैं बताऊँ, ये बहुत सारा डेटा दिया है, डेटा आपके पढ़ने का नहीं है, बट आपको इतना समझना था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसमें किस टाइप का इंजन होगा, आईसीई इंजन यूज होगा, है ना। अच्छा, और ये एक्चुअली में थोड़ा सा जिस्ट देखने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू नेट जीरो फ्यूचर। सही है, ठीक है भाई। कॉम्बिनिंग द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनल जो इंटरनल कंबसन इंजन यानी कि आईसीई विद इलेक्ट्रिकल drivetrain, these vehicle offer an effective short-term solution to lower emission and fuel cost while paving the path वे फॉर मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर हमें सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना है देन, और लोअर इमिशन करना है, देन वी यूज द इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन आवर यू कैन सी दैट डेली लाइफ। एंड जब भी हम देखिए क्या होता है, दो तरीके हैं, या तो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज करिएगा, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिएगा अगर आपको इमिशंस लो करना है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है, अब जैसे मान लीजिए आपको घर से अपने ऑफिस ही जाना है, तो एक तरीका ये भी है कि आप साइकिल के द्वारा जाइएगा, एक तरीका ये भी है कि आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं लाइक यू कैन से दैट मेट्रो है, या फिर मान लीजिए आपकी जो इलेक्ट्रिकल बसेस चलेंगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, है ना। तो ये और भी कहीं इसके रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, कार्बन को लो मीट कर सकते हैं। ओके, सो आगे है हमारा अकीरा रैंसमवेयर, व्हाई हैज द गवर्नमेंट इशू ए वार्निंग अगेंस्ट। देखिए ये मैंने आपको करा दिया, ये मैंने आपको अपनी पीसी जो है प्रीलिम्स करंट है उसमें मैंने कराने की कोशिश की है। इसमें क्या दिया है आपका, इसमें क्या दिया है देखिए, ये अकीरा रैंसमवर्क क्या है, एक्चुअली में ये मेलवेयर है, ठीक है। मेलवेयर का मतलब है ये आपकी डेटा और जो प्राइवेसी है उसको स्टील करेगा, है ना। और स्टील का मतलब इसको चुरा देगा, और फिर देखिए क्या होता है कि जिससे आपका जो भी डेटा है वो कम्प्लीटली पब्लिकली या कहीं भी मिसयूज भी हो सकता है। तो आपको इतना समझना कि अकीरा रैंसमवेयर है क्या, एक्चुअली में ये क्या है, आपका मेलवेयर है, ठीक है। तो आप लास्ट वाली वीडियो में जाके देख लेंगे, इसको मैंने करा दिया है ना। और कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है मैंने जो इससे आपका सॉल्व ना हो, तो वही आर्टिकल है, ये रिवाइज आर्टिकल है। अच्छा, आगे चलते हैं फिर हम, क्या है, एट एट 8.2% इंडियन कोर सेक्टर ग्रोथ टच द 5 मंथ हाई इन जून। अब देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है क्या है, लगभग 8.2% इंडिया कोर सेक्टर, तो इंडिया के कोर सेक्टर उसमें 8 की काउंटिंग होती है, टच कितना, 5 मंथ हाई इन जून। कब हाई हुए, जून में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपका दिया है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडिया कोर सेक्टर आउटपुट सर्च 8.2% इन जून, द फास्टेस्ट पेस इन द 5 मंथ। 5 मंथ की बात करी गई है, ठीक है। ये जनवरी 22 का है, पढ़िए, 5 मंथ की बात की गई है, ठीक है, जो भी है। द फास्टेस्ट पेस 5 मंथ बियॉन्ड बाई दी 21.9% स्पाइक इन स्टील आउटपुट एंड नियरली डबल डिजिट राइज इन कोल एंड सीमेंट। तो डबल डिजिट कहाँ पे राइज हुआ है, कोल में और सीमेंट में प्रोडक्शन। एज पर द डेटा, ये डेटा कहाँ से मिलता है, ये डेटा मिलता है हमें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, तो आपको इतना समझना है, डबल डेटा, हमें डबल डेटा किसका हुआ है, कोल का और सीमेंट का, सी। आगे फिर क्या है, 7 of the 8 core sector which constitute 40.3% of index of industrial production registered an uptick June compare with the just 6 month। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ देख लेते हैं थोड़ा। रिफाइनरी प्रोडक्ट ग्रीव, रिफाइनरी प्रोडक्ट कितना बड़ा है, फास्टर पेस इन द 9 मंथ में लगभग 4.6%। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 3.3%, और नेचुरल गैस है वो आपका 3.6%। अच्छा, अब ये कंप्लीटली डेटा आएगा, अभी तो ये एक्चुअली मंथली है, कंप्लीट डेटा आएगा उसको देख लेते हैं। कोल प्रोडक्शन की बात करेंगे, ये 9.8% रोज हुआ है, ठीक है। और सीमेंट जो है वो आपका 9.4%। उसके बाद फर्टिलाइजर है आपका वो 3.4% है। स्टील की बात करेंगे आपको 1.1 पर है। अब आप सोच रहे हैं ये डेटा सब बहुत सारा हो गया, दिमाग में नहीं घुस रहा, है ना। अभी हम क्या करते हैं, जो लास्ट डेटा है उसके थोड़े से हिसाब से हम पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो आपके माइंड में ये हो जाएगा एक्चुअली में ये होता क्या है ना, ये सिस्टम क्या है। तो देखिए मैं बताऊँ, सबसे पहले आपको समझना है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। अभी कोर इंडस्ट्री की बात करेगी, उससे पहले हम देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1973 में आया, इसको इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी। दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। कोर इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज,
इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, ये तीनों चारों नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ये एक ही इंडस्ट्री के नाम से है, एक ही इंडेक्स के नाम है। इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कोर इंडस्ट्री, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इसको रिलीज कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और कौन सी इसके साथ है? एम मॉस्पी, यू कैन से दैट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो उसको रिलीज किसने किया? एनओसो। एनओसो की कौन है? मॉस्पी। करंट बेस हम क्या लेते हैं? 2011-12। और प्रीवियस हमारा बेस क्या है? 4-5। ये तो आपको शायद पता होगा। कोर इंडस्ट्री की बात, अब थोड़ा सा हम इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। ट्रिक से क्या, ये चीज़ हमें याद हो जानी चाहिए कि एक्चुअली में जो है किसका डेटा ज़्यादा है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, रेस कोयला करें किससे, यानी कि रेस कोयला करता है किससे? ना से। ना बोले तो सोडियम। अब कोयला यानी कि जो कोयला की रेस है वो सोडियम से है, और वो भी कैसी? सीधी है, सीधी। तो मैंने यहाँ सीफी कर दिया है। क्या है? सीफी। थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, यानी कि रेस, रेस यहाँ पे देखिए, ये याद हो जाना चाहिए आज। रेस कोयला करे किसे? सोडियम से, वो भी कैसी? सीधी। अब यहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में किस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जब बना था यूपीएससी में, तो वो आपका कैसे पूछ लिया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिया था। तो मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि डेटा तो उन्होंने पढ़ लिया था, पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको याद नहीं था। इसलिए ये न्यूमोनिक मैंने यहाँ पे उठाने की कोशिश की है, जो आपका याद हो जाए। तो देखते हैं, रेस का मतलब हुआ रिफाइनरी, आर। ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी। एस का मतलब हुआ स्टील। सी ओ का मतलब हुआ कोल। और सी आर का मतलब हुआ क्रूड ऑयल। ठीक है। और ना का मतलब हुआ नेचुरल गैस। और सी का मतलब हुआ आपका सीमेंट। और एफ ई का मतलब हुआ फर्टिलाइजर। क्लियर कट हुआ आंसर? तो एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ। आर ई का मतलब हुआ रिफाइनरी। ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, रेस। एस का मतलब स्टील। सी का मतलब कोल। सी आर का मतलब क्रूड ऑयल। एन ए का मतलब हुआ नेचुरल गैस। सी का मतलब हुआ सीमेंट। एफ का मतलब हुआ फर्टिलाइजर। क्लियर कट है यहाँ तक? ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। इसको रिलीज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ओई है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड डीपीआईआईटी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपको मिनिस्ट्री एक बार याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हम चलते हैं आगे, क्या है हमारे लिए, जो हमने पढ़ लिया। अब आ जाएगी थोड़ा सा अपना टॉपिक ये रहा। इसरो सक्सेसफुली पुट्स चंद्रयान 3 इन अ ट्रांस लूनर ऑर्बिट। क्या हुआ था कि अभी ऑस्ट्रेलिया में एक मलबा मिल गया, तो टीआरपी और अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए बहुत से यूट्यूब चैनलों में जो द हिंदू न्यूज को पढ़ाते हैं, हालांकि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर एक फैक्ट बता रहा हूँ, तो उन्होंने टाइटल जो थंबनेल ना वो इस टाइप का लगाया कि भाई चंद्रयान 3 टूट गया और उसका जो लावा है वो कहाँ मिल गया? ऑस्ट्रेलिया में। और मैं ये भी देखता हूँ ना कि स्टूडेंट को बड़ा मजा आता है, मिलियंस व्यूज हैं भाई। ठीक है तो वो छोड़िए अगर, तो उसको देखा, हालांकि मैंने उसको फेक न्यूज साबित किया था, और मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाला था कि ये फेक न्यूज है, इस टाइप की फेक न्यूज ना फैलाएं अपने चंद्रयान 3 के बारे में, है ना। ऐसा कुछ नहीं था, वो एक्चुअली में कोई किसी यू कैन से दैट एरोप्लेन का शायद मलबा था जो ऑस्ट्रेलिया में मिला था, उसका अपने चंद्रयान 3 से कोई भी लेना देना नहीं था। देख रहे हैं हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और अपने प्यारे भारत में रह के भी अगर आप इंडिया की कोई भी बात है तो इस तरीके से उसको, मैं मानता हूँ, प्रमोट करिएगा, पर ऐसे तरीके से करिएगा कि थोड़ा सा लोगों को भी लगे कि हाँ यार ऐसा कुछ हो रहा है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो द हिंदू नहीं पढ़ते हैं, मेरी बात समझिएगा, द हिंदू नहीं पढ़ते हैं, और उनका क्या सीन होता है कि वो सिर्फ हेडलाइन उन्होंने देख ली, अब वो जब कहीं बैठेंगे ना तो वो ये बता देंगे अरे चंद्रयान 3 तो फेल हो गया। इससे क्या होता है ना कि ये जो एक अलग तरीके का एक मार्केट में फैलाव होता है ना खबरों का, कि भाई मैंने तो वहाँ पढ़ा था, बट ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर में कुछ और होता है। तो वो सब छोड़िएगा, ये अपने मतलब की नहीं है। क्या है आगे? इसरो सक्सेसफुली पुट्स चंद्रयान 3 इन ट्रांसलूनर ऑर्बिट। क्या हुआ है? इसरो परफॉर्म द ट्रांसलूनर इंजेक्शंस यानी कि टीएलआई टू स्लाइड शॉट चंद्रयान 3 टूवर्ड द मून अर्ली ऑन ट्यूसडे। कब? ट्यूसडे को। ठीक है। द टीएलआई, टीएलआई का मतलब समझ लेना आप, ट्रांसलूनर इंजेक्शन है, जब भी बोलूँ मैं। बाज परफॉर्म सक्सेसफुली, इसको परफॉर्म किया गया सक्सेसफुली किसके द्वारा? फ्रॉम इसरो, पूरा नाम समझना, टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो एक्चुअली में क्या है ना कि जो टीएलआई को परफॉर्म सक्सेसफुली करने वाले वो कौन थे? ICTRAC, यू कैन से दैट इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आगे क्या है? चंद्रयान 3 कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड हेड टुवर्ड द मून। यानी कि चंद्रयान 3 ने अपनी जो अर्थ की यू कैन से दैट ऑर्बिट थी उसको कंप्लीट कर लिया,
5 ऑर्बिट थी, 5 ऑर्बिट उसने सक्सेसफुली कर ली। और बाज प्लान फॉर द 1 अगस्त बिटवीन द मिड नाइट 1 AM, कब की बात है ये? ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्रयान 3 इज द एक्सपेक्टेड टू रीच द लूनर ऑर्बिट। लूनर ऑर्बिट का मतलब समझ रहे हैं ना, चंद्रमा का ऑर्बिट। कब? 5 अगस्त को। ठीक है, 5 अगस्त को वहां कहाँ पहुंच जाएगा? लूनर ऑर्बिट में। एंड द स्पेस क्राफ्ट इज लिक्विड इंजन विल बी फायर्ड अगेन। अब इसमें क्या होगा, जो लिक्विड इंजन वाला है स्पेस क्राफ्ट, वो क्या होगा, उसमें आग जलेगी। ठीक है। एंड अगेन इंसर्ट द स्पेस क्राफ्ट इनटू ए लूनर ऑर्बिट, और ये फिर आपका लूनर ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। द लूनर ऑर्बिट इंसर्शन यानी कि LOI इज प्लान फॉर द 5 अगस्त। इसरोने ये बोला है कि भाई 5 अगस्त को एक्चुअली में हम लूनर में क्या होंगे, यू कैन सी दैट इंसर्ट हो जाएंगे। आगे क्या है, after this there will be 4 orbit maneuver to make the spacecraft enter into the final orbit at the distance of the about लगभग 100 किलोमीटर फ्रॉम द मून सरफेस, और लगभग मून से 100 किलोमीटर के यू कैन सी दैट मून जो सरफेस है वहां पे हम पहुंचेंगे। द चंद्रयान 3 कंसिस्ट ऑफ लैंडर मॉड्यूल्स। चंद्रयान 3 में हमने पढ़ा था लैंडर मॉड्यूल्स था, प्रोपेंशियल मॉड्यूल था। भाई इसको मैंने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी डिटेल में इसको मैंने कराने की कोशिश की आपको। 14 जुलाई के आप वीडियो को देखेंगे, जिसमें मैंने लिखा है कि क्या चंद्रयान 3 भी फेल होगा। रीजन था उसको लिखने का कि जिससे आपको चंद्रयान 2 के बारे में पता चले। ठीक है, तो उसको आप एक बार जाकर ना वीडियो को देख लेंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको डेफिनेट लगेगा कि सर ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, उसमें सब कुछ अच्छी तरीके से कराया है। ठीक है, तो क्या है इसमें, यही कहने की कोशिश की गई है। इसमें आपका लैंडर मॉड्यूल और प्रोपेल्शन मॉड्यूल है। द प्रोपेल्शन मॉड्यूल एंड लैंडर मॉड्यूल्स वुड हैपन ऑन कब? 17 अगस्त को। अ सीरीज डिविस्टेड मैनूवर क्या है, द लैंडर इज एक्सपेक्टेड टू टच डाउन ऑन द मून सरफेस ऑन 23 अगस्त 5:47 PM पर। तो जिस दिन 23 अगस्त होगा ना, और 5:47 जब हमारा 24 अगस्त वाला न्यूज पेपर आएगा, उस दिन हम उसको और अच्छी तरीके से करेंगे और मैं कंपाइल कर दूंगा आपकी 14 जुलाई वाली, और जो 42 दिन का डिफरेंस था, लगभग 42 दिन में वो पहुंच रहा है वहाँ पे, तो उस दिन को हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से कंपाइल कर लेंगे और पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि अपना चंद्रयान 3 अब अर्थ की ऑर्बिट कंप्लीट करके कहाँ के लिए चल दिया है? चंदा की ओर। अब हम चले चंदा मामा के पास, तो थोड़ा सा फिगर के द्वारा हम समझ लेंगे तो हमारा एकदम क्लियर कट हो जाएगा। क्या है? अर्थ बाउंडेड मैन्यूवर। ये अर्थ की बाउंडेड मैन्यूवर है, कौन सी? ये देख रहे हैं यहाँ, ये अर्थ की बाउंडेड मैन्यूवर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये इस तरीके से घूमता रहा होगा। ठीक है, राउंड करता रहा होगा, और फिर यहाँ से निकलेगा ये इसके लिए, चंद्रमा के लिए। अब आप देख रहे हैं ना, फिर ये चंद्रमा के लिए निकलेगा, और ये आपका होगा लूनर ट्रांसफर इंजेक्ट्री, यू कैन से दैट, सॉरी LT। ठीक है, या TLI, बात ही की है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने समझ लिया अब ये कहाँ के लिए निकल दिए। अब हम चल दिए चंदा मामा की ओर। ठीक, तो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकेंगे। ठीक है, और बाद बाकी मैं बता दूं आपको, जो भी इम्पोर्टेंट था उसको मैंने निकालने की पूरी कोशिश की है। लगभग 54 सुसाइड ब्लास्ट हुए हैं पॉलिटिकल कन्वेंशन कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सुसाइड ब्लास्ट तो कराते रहता है पाकिस्तान, है ना। और जो बिजनेस है ना, ये अब न्यूज़पेपर अपने फिल्म्स के लिए तो ज़्यादा नहीं लगता है मुझे, कुछ ऐसा कुछ आता है। ठीक है, और ऑफिमर्स की इसके बारे में, इनके बारे में ना बहुत अच्छी तरीके से एक मैं शॉर्ट एक आपकी वीडियो लेके आऊँगा। उस वीडियो में हम ऑफिमर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसलिए मैंने इसको नहीं कराया है, क्योंकि इसको मैं अलग से कराऊंगा, है ना। कि और कोशिश करूंगा मैं कुछ इसके MCQ डालने के लिए जो आपके UPSC से रिलेटेड होंगे। ओके, सो आज हम अपने सेशन को यही रोकते हैं। और सॉरी, उससे पहले अपना एडिटोरियल छूट रहा है, एडिटोरियल हम देख लेते हैं। सॉरी सॉरी, तो एडिटोरियल क्या है? इन आर्टिकल 370 हेयरिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड स्प्रेड काउंट। अभी मैं बताऊँ क्या है, 2 अगस्त यानी कि आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है। तो कल क्या होगा, इसकी हेयरिंग है किसकी? आर्टिकल 370 की, और इसकी ओरल हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें आर्गूमेंट जो भी दिए जाएंगे उनको सुना जाएगा, देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। और ये आपको पता होगा कि ये एक्चुअली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था, आर्टिकल 370 आने से वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तो यूटी बन गई है ना। इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हेयरिंग कल है तो इसलिए इसको हम कल ही देखेंगे, कोशिश करेंगे, बट अभी मैं आपको हल्का हल्का ब्रीफ दे दे रहा हूँ क्या है इसके बारे में। और एक्चुअली में क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट रूल लागू करके, है ना, और इसमें कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, और इसी के थ्रू इसको आर्टिकल 370 को वहाँ पे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, है ना। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी बताने की कोशिश की गई है, जो है आपका यू कैन से दैट जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला था,
और लगभग 1947 तक हमको ये राइट मिला हुआ था कि हम जो भी इंडिया पे, हमको नहीं एक्चुअली में, जो भी इंडिया पे रूल्स होगा वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ही होगा टिल 1947 में, है ना। और ये रिटर्न था, ये भी रिटर्न था जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आर्टिकल 370, उसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। लेकिन क्या हुआ 1957 में, जब जम्मू जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। अब आप देखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो लगभग 1957 में, यानी कि लगभग आज़ादी के 7 साल बाद आया। और कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, इसको डिसबैंड कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप देख रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको एक्चुअली में ये कहा था, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ यू कैन से दैट एक्सेशन के थ्रू इसको क्या किया गया, इस पे यू कैन से दैट इसको इंडियन टेरिटरी में शामिल किया गया, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एंड करके और क्या लागी गई, लेजिस्लेटिव असेंबली। तब ये आपकी धारा 370 यू कैन से दैट इसमें लागू हुई। अब हमारे लिए इसमें थोड़ा सा देखिए, मैं बताऊँ 2 अगस्त को हियरिंग होगी, हियरिंग के बाद पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तो हियरिंग है इसकी। अच्छा, थोड़ा सा और बताने की कोशिश क्यों आपको, मैंने यहाँ पे ना क्या किया है, आर्टिकल लगाने की कोशिश की है, तो आर्टिकल देखेंगे हम क्या है हमारा। देखिए, आर्टिकल 370 क्या कहता है, स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द टर्म ऑफ ऑटोनॉमी एंड इट्स एबिलिटी टू परमानेंट लॉ फॉर द स्टेट परमानेंट रेजिडेंस। तो ये स्पेस आर्टिकल 370 क्या देता था, ये स्पेशल स्टेटस देता है किसको, जम्मू एंड कश्मीर को इन द टर्म ऑफ ऑटोनॉमी एंड इट्स एबिलिटी, परमानेंट लॉ जो होगा वो परमानेंट जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था इसमें और देखने की कोशिश करते हैं, एक और आर्टिकल है, आर्टिकल ये पहले तो आप समझ लीजिए, आर्टिकल 367 क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब क्या होगा, जो इसके लिए लॉ बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। प्रेसिडेंट बी मे बाई ऑर्डर डिक्लेयर एनी स्टेट नॉट टू बी अ फॉरेन स्टेट। अब कोई भी स्टेट फॉरेन स्टेट नहीं होगी, इसको डिक्लेयर कौन करेगा, वो करेंगे आपके प्रेसिडेंट, फॉर द सच पर्पज एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अब आर्टिकल 367 का आप जब आप आर्टिकल 370 पढ़ते होंगे तो आप सोचते हैं इसका जिक्र क्यों होता है, भाई इसका जिक्र इसलिए होता है ना कि प्रेसिडेंट ऑर्डर करेंगे कि कोई भी स्टेट है वो फॉरेन स्टेट नहीं होगी, सच ए पर्पज बाय द स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। ठीक है, तो ये प्रोविजन दिया है पार्लियामेंट में आर्टिकल 367 के अंतर्गत। अच्छा, एक और आर्टिकल देख लेते हैं फिर हम, क्या है आर्टिकल 35 है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एन आर्टिकल दैट एम्पावर द जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर को क्या देता है, एम्पावर देता है स्टेट लेजिस्लेटर टू डिफाइन क्या, परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट प्रिविलेज टू देम। यानी कि उनको स्पेशल राइट मिले हुए हैं, कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं किस आर्टिकल थ्रू, वो है आर्टिकल आपका 35A। ठीक है, अच्छा अब मैं बताऊं क्या है कि इस पूरे आर्टिकल में जो हेयरिंग होगी दो को, उसमें क्या बताने की कोशिश की है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रणाली भाई ये स्थापित कर दी गई कि जहाँ पे संघ और राज्य के बीच अगर कोई भी विभाजन होता है तो कोई भी विभाजन होता है तो उसमें एक्चुअली में क्या था कि आपका राज संघ का और राज्य का अपना अलग अलग दायरा था। ठीक है, बट कुछ राजनीतिक विज्ञानी जैसे लुइस आप टिलन को ले सकते हैं, उन्होंने इस संतुलन को, जो भी ये संतुलन है उसको उन्होंने ये बोला कि भाई ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है ये सममित नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सीमित नहीं है। ठीक है, अच्छा किसके रूप में है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ राज्यों की तुलना में शासन को, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को आपने ज़्यादा वो दे दिया, प्रिविलेज दे दिया, है ना, या फिर मान लीजिए अदर यूटी को आपने ज़्यादा प्रिविलेज दे दिया, तो ये आपका सिमेट्रिक है, यू कैन से दैट ये असंतुलित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप संघ और स्टेट की बात करते हैं तो उसमें बैलेंसिंग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक संघवाद की मतलब कह सकते हैं आप इसको, क्या बताया उन्होंने भी, ये संघवाद को एक सिमेट्रिक रूप बताया, और इसलिए लगभग जो अनुच्छेद 370 था, जो भी दलीलें सुनी जाएंगी, है ना, अभी तो ये कल पता चलेगा क्या होगा। और जो भी न्यायालय न तो केवल प्रावधान के मूल संस्करण के पाठ से बल्कि उस भावना से भी निर्देशित होना होगा जो दस्तावेज की मूल संरचना में व्याप्त है। अच्छा, अब कल भी और भी कहानी चलेगी, क्या होगा, अदालत में कैसी दलीलें चलती हैं, अदालत के अंततः राष्ट्रपति के आदेश की वैधता पर कैसे निर्णय लेती है, इसका हमारे संविधान के कानून के भविष्य पर गहरा असर पड़ेगा, भारतीय संविधान नैतिक मूल्यों के परिपूर्ण है। ठीक है, तो ये तो सब कल पता चलेगा हमें क्या है क्या नहीं है, 2 अगस्त, अभी वेट करिएगा, बस इतना समझ लीजिएगा आर्टिकल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। ओके, सो अपना एडिटोरियल फिनिश कर दिया हमने। और देखिए, मैं ज़्यादा एडिटोरियल जो है ना, मैं मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं कराता, रीज़न क्या है
कि प्रीलिम्स के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि प्रीलिम्स के बच्चे से जुड़े रहें और उनको इतना पता चलता रहे कि शुरू में भैया एडिटोरियल को कैसे पढ़ना होता है, आगे कैसे पढ़ें, है ना? किस तरीके से कनेक्ट करें अपने स्टैटिक पोर्शन से, वो सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो इसलिए मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं कराता, कोई भी स्टूडेंट्स अगर मेंस वाला देखे तो वो ये ना सोचे कि बहुत हल्का ले लिया एडिटोरियल, कारण क्या है ना कि जो प्रीलिम्स वाले होते हैं ना उनके लिए ये बहुत भारी हो जाता है। ठीक है? तो आज हम अपनी सेशन को यहीं रोकेंगे, ठीक है? और कल क्या हुआ था, कल मेरी वीडियो में शायद वॉइस नहीं थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लगभग 20 मिनट तक क्या था, वॉइस था, 20 मिनट के बाद वॉइस नहीं थी। उसमें रीज़न क्या था कि शायद माइक का जो लाइट ऑफ हो गई थी कैसे भी, है ना? वो मेरे को पता नहीं चल पाया और वो वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई बट उसमें वॉइस नहीं थी। सो अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। और जो भी आपकी जानने में तैयारी कर रहे हैं उनके साथ एक बार वीडियो जरूर शेयर करें, उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा बाय द पीसी। एंड कुछ भी छूट जाता है उसको मैं कवर कराने की कोशिश की है ना? ओके।